विधायिका का अर्थ समझ गए? जो विधि बनाए और जो इसी उस विधि को लागू करे यानी उसका कार्य करे वो कौन होगा? कार्यपालिका। जो न्याय का देने का काम करे वो न्यायपालिका। इन तीनों वर्णों को समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे अध्याय या भाग 5 को। भाग 5 में मैंने 5 अध्याय बताए। अब वो कैसे संघ के रूप में शामिल किए गए हैं संविधान में। तो पहला अध्याय था कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78 तक, ये पहला अध्याय। दूसरा और तीसरा अध्याय से मिलकर बनेगा विधायिका। दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय को दोनों को अगर मिला लोगे तो बनेगी संघ। अच्छा, क्योंकि संघ पढ़ रहे हैं केंद्र के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर, तो हम इसको संघीय कार्यपालिका भी बोल सकते हैं। राज्य की एक अपनी इसी प्रकार की एक समकक्ष दूसरी कार्यपालिका होगी, इसको हम राज्य कार्यपालिका कहेंगे। इसमें मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री का अपना मंत्रिपरिषद होगा। लेकिन अभी जो हमारा आशय है वो संघ की सरकार से है, संघ की कार्यपालिका से। तो संघ की अपनी एक विधायिका है। इसमें 2 भाग हैं। दूसरा भाग, जो भाग 5 के अंतर्गत जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय कौन सा है? संघीय कार्यपालिका। इसी को हम कह सकते हैं आसान शब्दों में संसद। आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक। और अगर हम इसके तीसरे भाग को और जोड़ लें तो पूर्ण रूप से हमें विधायिका मिल जाएगी, संघीय विधायिका। तीसरा भी हिस्सा इसी में जोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। कौन सा आर्टिकल दिया गया है? आर्टिकल 120। हम इसे आसान शब्दों में अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश और आर्टिकल 79 से 122 तक अगर जोड़ लिया जाए तो ये बना आपका 79 से 123 तक पूरा विधायिका हो जाएगा। तो कार्यपालिका 52 से 78 और विधायिका में 2 अध्याय है, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। दूसरा अध्याय संघीय कार्यपालिका, सॉरी संघीय विधायिका होगा, यहाँ वर्ड गलत लिख दिया, संघीय विधायिका, जिससे आशय क्या है हमारा? संसद से है, 2 सदनों वाली संसद से है। 79 से 122 तक। और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आर्टिकल नंबर, इसको आसान शब्दों में हम क्या कहते हैं? अध्यादेश। विधायिका को आसान शब्दों में संघीय, विधायिका को संसद। ठीक, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है लेकिन संसद का एक अंग जरूर है। और न्यायपालिका किस आर्टिकल तक पढ़ लिया? 123 तक। इसके बाद जो चौथा अध्याय है वो है संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका का आशय सुप्रीम कोर्ट और से संबंधित कामकाज से। हाई कोर्ट इसमें शामिल नहीं है, न ही जिला न्यायालय इसमें शामिल होंगे। आर्टिकल 124 से 147 तक 4 अध्याय हो गए। भाग 5 के अंतर्गत एक और अध्याय पढ़ना है आपको, कैग। ये भाग 5 हो जाएगा, भाग 5 का अध्याय 5 कैग। आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग कहते हैं इसे आसान शब्दों में। हिंदी में भी इसको कैग लिख देते हैं, हालांकि इसका हिंदी अर्थ है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 से 151 तक। ये 5 अध्याय हैं। ठीक, तो पहली बार में फोकस करना है कार्यपालिका। इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहला, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 से स्टार्ट करोगे, 61 तक जाता है। उपराष्ट्रपति भी इसी कार्यपालिका का हिस्सा होगा।
इसके बाद भारत का प्रधानमंत्री भी इसी कार्यपालिका का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री यानी कि केंद्रीय है, मंत्रिपरिषद हो जाएगा या प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद कह सकते हैं इसको। और एक और बॉडी है, 5वें भाग में 5 अध्याय और पहला अध्याय कार्यपालिका में 5 बॉडी याद रखनी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद कह लो या संघ का मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और एक होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। इन 5 लोगों को पढ़ना है आपको 52 से 78 तक। इसको नोट करो फिर आप। अब पढ़ना है संघीय कार्यपालिका, यही तो है पहला अध्याय इसमें। और इसके तहत हमको पहला पढ़ना है राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में है इसका उल्लेख? 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो क्या होगा, देश का प्रथम नागरिक होगा। यह आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया। ठीक, अब देखो आर्टिकल अगर ढंग से देखा जाए राष्ट्रपति के लिए तो 52 से 61 तक है लगातार। इनमें राष्ट्रपति का पद होगा, उसका निर्वाचन होगा, योग्यताएं होगी, कार्यकाल होगा, महाभियोग भी होगा। तब राष्ट्रपति से पद से संबंधित जो जानकारी है वो सब कुछ 52 से 61 होगा। अभी तक जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं पॉलिटी को एक एक आर्टिकल के साथ, लेकिन आगे होगा क्या? राष्ट्रपति 52 से 61 आप पढ़ लोगे, उसके बाद फिर बीच में उपराष्ट्रपति आ जाए। फिर आप जब 72 पहुंचोगे तो वहां राष्ट्रपति दिखेगा, है ना, क्षमादान शक्तियां। इसी तरीके से 112 में दिखेगा, 112 में दिखेगा बजट वाला, वो भी राष्ट्रपति के प्रतिवेदन पर है। 117 में दिखेगा धन विधेयक की सिफारिश करेगा राष्ट्रपति, तभी कोई धन विधेयक संसद में पेश हो सकता है। 123 में है राष्ट्रपति अध्यादेश, 151 में है कैग की वार्षिक रिपोर्ट का प्रतिवेदन करता है, 338 में है, 338 ए में है, 340 में है, 352 में है, 356, मतलब कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो बीच बीच में आपको दिखेंगे। तो अब एक एक आर्टिकल के साथ तो पढ़ा नहीं जा सकता इसको, क्योंकि बीच में कोई और आ जाएगा, फिर से राष्ट्रपति पढ़ना पड़ेगा। तो अब पढ़ेंगे टॉपिक वाइज कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद और उससे संबंधित क्या क्या काम है जो संविधान में दिए गए। उसमें कहीं से भी कोई भी आर्टिकल आ सकता है, ठीक है, क्रम से आर्टिकल हो नहीं पाए। तो 52 से 61 तो आप याद कर भी सकते हो राष्ट्रपति के लिए, सॉरी 61, 52 से 61 तक तो आप लगातार कर भी सकते हो, राष्ट्रपति से संबंधित है। लेकिन और जो चीजें राष्ट्रपति के बारे में पढ़नी है उस संविधान के अलग अलग भागों में अलग अलग आर्टिकल्स में देखने को मिलेगा, उनको हम अलग से पढ़ें। तो यहाँ पर एक साथ पढ़ लेते हैं, 52 से एक एक करके पढ़ रहे हैं। 52 में मैंने बता दिया पद दिया गया है। 53 में ये जो राष्ट्रपति है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? संघीय कार्यपालिका का सबसे बड़ा ऑफिसर है, एक तरह से कह लो, है ना। पूरे कार्यपालिका के अंदर इससे बड़ा कोई अधिकारी है ही नहीं। तो ये कार्यपालिका की जो भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये आर्टिकल नंबर कौन कहेगा? 53। जल्दी जल्दी से पढ़ते जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं।
54 निर्वाचन मंडल बताऊंगा, इन सबका डिटेल में अलग से आया टॉपिक में बता दूंगा। निर्वाचन मंडल कैसे बनता है, ये निर्वाचन मंडल कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, मत क्या होता है, मत वाला सिस्टम आएगा 54 के बाद 55। अप्रत्यक्ष मतदान इसका शायद बताया पहले, अप्रत्यक्ष मतदान है और किस प्रणाली से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। हम तो वोट नहीं देते, लेकिन सभी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व इसके वोट में शामिल होता है। तो अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व होता है पूरी जनसंख्या का। प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं मत पद्धति कैसी होती है इसकी, अप्रत्यक्ष प्रणाली है पूरे चुनाव की, ठीक है। मत का पद्धति कैसा है, संक्रमणीय है। कैसी है, एकल संक्रमणीय, बड़ी विचित्र मत पद्धति है ये, इसको आगे डिटेल में बताएंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, थोड़ा सा आइडिया समझ लो ये है क्या। जैसे अभी आपने विधायिका के चुनाव हुए, राज्य विधायिका के यूपी में विधानसभा के, आपने वोट डाला विधायक का, आपने किसी एक व्यक्ति को वोट किया होगा, और नहीं किया होगा तो नॉन ऑफ द एबव यानी नोटा दिया होगा। अगर आप किसी एक व्यक्ति को वोट कर रहे हो, उसका मतलब है कि बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको आपने रिजेक्ट कर दिया है ना, आपने किसी एक को चुना। या फिर आप किसी को नहीं चुनते हैं तो आपने नोटा चुना, इसका मतलब है कि आपने ऊपर वाले जो भी हैं उनको सबको रिजेक्ट कर दिया, कोई आपको कैंडिडेट समझ नहीं आया, यानी आपने अपना मत किसी एक व्यक्ति को दिया है, यही तो है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो, हालांकि मैं इसको बाद में डिटेल में बताऊंगा, मान लो 5 लोग हैं, थोड़ा सा आइडिया बता देगा। 5 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार, ABCDE, और 20 लोग मत कर रहे हैं। अब आप लोग मान लो 20 लोग हो, आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मत दे रहे हैं उन 5 लोगों को। जैसे आपको वोट करना, किसी एक की अगर बात करें, जैसे आपको वोट करना, तो आप क्या करोगे, अगर आप विधायक को चुनते तो आप उन 5 लोगों में से किसी एक को वोट देते, है ना। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आप किसी एक को वोट नहीं देंगे, आप सभी को वोट देंगे। फिर जोड़ा किसमें जाएगा, तो आप प्रेफरेंस करेंगे कि हमको पहले नंबर पे कौन सा कैंडिडेट पसंद है, दूसरे नंबर पे कौन सा कैंडिडेट पसंद है, तीसरे नंबर पे कौन सा कैंडिडेट पसंद है। इस प्रकार से आप वरीयता क्रम लगा देंगे, अपना अलग होगा। इसी प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति देगा, हो सकता है जो आपने 5वें नंबर पे आप जिसे चुन रहे हो, कि जब चारों ना चुने जाए तो 5वें चुना जाए, हो सकता है इनके दूसरे वाले व्यक्ति के में वरीयता क्रम में पहले पे हो। यानी आपको रिजेक्ट किसी को नहीं करना है, लेकिन प्रेफरेंस बना देनी, ठीक। ये तो हो गया आपका मत किस प्रोसेस से जाएगा आपका। लेकिन अब जो दूसरी बात है, ये मत संक्रमणीय है। संक्रमणीय का मतलब बदल सकता है इसका मान। कैसे, जैसे इन्होंने मान लो बी व्यक्ति जो था, कैंडिडेट जो बी था, हमने ABCDE 5 व्यक्ति लिए। अगर मान लो इन्होंने बी को पहले नंबर पे सेट किया, इसके बाद डी को कर दिया, इसके बाद ए को कर दिया, इसके बाद सी को कर दिया, इसके बाद ई को कर दिया, मतलब इनके अनुसार सबसे पसंदीदा इनका उम्मीदवार था वो कौन था, बी। लेकिन जब 5 लोगों में आपका वोट जोड़ा जाएगा, जब आपने प्रेफरेंस लगा के दे दी, तो आपका वोट लास्ट में जाकर किसी एक को ही जोड़ा जाएगा, 5 को वोट नहीं जोड़ा जाएगा, किसी एक को। अब यह जरूरी नहीं कि आपने जो पहले नंबर पे आपने पसंद किया हो, आपका वोट उसी के खाते में जोड़ा जाएगा। यह हो सकता है कि ई के खाते में भी जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे ऐसे तो धांधली हो जाएगी, हम जिसको पहले नंबर पे पसंद किया था उसमें हमारा वोट जोड़ा नहीं गया, 5वें वाले पे जोड़ लिया गया। तो उसका एक प्रोसेस है, एक फेयर प्रोसेस है, उसमें कोई भी इटवट हो नहीं सकता, फेयर प्रोसेस है। ए में नहीं, अगर सबसे पहले तो बी में जोड़ने की कोशिश की जाएगी,
अगर नहीं जुड़ पा रहा है तब किस में जुड़ा जाएगा, यानी बी में नहीं जुड़ पा रहा तो फिर डी में और इन सब में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर बी में जोड़ लिया गया आपका मत तो इनमें नहीं जोड़ा जाएगा, जोड़ा किसी। तो इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर, सबसे पहले भी आर्टिकल पढ़ लो 56 क्या कहता है। कार्यकाल की बात करेगा 56, किसकी बात करेगा, कितना वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। लेकिन क्या 5 वर्ष के बाद तक रह सकता है, वही है फोकस 56। कार्यकाल तो ठीक है 5 वर्ष का है, लेकिन क्या कोई राष्ट्रपति 5 वर्ष अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद भी राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, तो रह सकता है। उत्तराधिकारी मतलब जब तक दूसरा राष्ट्रपति कार्यभार न संभाल रहे तब तक वह राष्ट्रपति के तौर पर ही कार्य करता रहेगा। तो उत्तराधिकारी के आ जाने तक 5 वर्ष के बाद, आ जाने तक 5 वर्ष के बाद भी, यानी अगर मान लो कार्यकाल उसका पूरा हो चुका है लेकिन उत्तराधिकारी नहीं चुना गया अभी तक पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया है राष्ट्रपति के चुनाव का, तो जो भी वर्तमान राष्ट्रपति है वही कार्य करता रहेगा जब तक दूसरा राष्ट्रपति शपथ ना ले ले। तो उस स्थिति में वो 5 वर्ष के बाद भी कार्य करता रहेगा। ये आर्टिकल नंबर 57 में 66 में व्याख्या है। और 57 में पुनः निर्वाचन या दोबारा निर्वाचन, हम बड़े आसान शब्दों में कह सकते हैं कि दोबारा निर्वाचन हो सकता है कि नहीं हो सकता। दोबारा निर्वाचन, पुनः निर्वाचन मतलब जो एक व्यक्ति एक कार्यकाल पूरा कर चुका है वो क्या दोबारा फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। दिया गया ऐसी व्यवस्था भारत में दी गई है, पुनः निर्वाचन संभव है। आपके पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए, अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुनाव जीते। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में और 1957, 2 बार 5 सालों के, तो 2 टर्म उन्होंने पूरे किए, यानी कि हालांकि वही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार चुनाव जीता है। तो 57 का उपयोग सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में ही किया गया। हालांकि अभी कोई चाहे तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसी व्यवस्था आर्टिकल नंबर 57 में दी गई है। 58 में जो भी राष्ट्रपति चुना जा रहा है उसकी योग्यता की बात की, क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट, तो उसकी बात करता है 58। क्या क्या क्वालिफिकेशन, जल्दी से बता दो, बड़ी आसान है। क्या ना हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। किसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोई विदेशी व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुका हो वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, जीत सकता है। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अब वो कैसे उसने नागरिकता प्राप्त की है उस पर कोई भी बहस नहीं। तो योग्यता में पहला तो होगा भारत का नागरिक हो। कितना वर्ष आयु, 35 वर्ष, 35 वर्ष राष्ट्रपति के केस में भी, और उपराष्ट्र प्रधानमंत्री ना गलत हो जाएगा अगर उधर तो तुक्का मारोगे। राष्ट्रपति के केस में 35 ईयर्स और उपराष्ट्रपति के केस में 35 ईयर। प्रधानमंत्री के केस में, क्योंकि प्रधानमंत्री यदि लोकसभा से चुनकर आया है तो क्योंकि वो लोकसभा का सदन का नेता होता है, अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो वो किसका नेता होगा, लोकसभा का। और लोकसभा के सदन के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु है न्यूनतम, तो प्रधानमंत्री तो 25 वर्ष की आयु में भी संभव है बनना, हो गई हो तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो मोदी जी को हटा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रामनाथ कोविंद की पोस्ट लेने के लिए आपको कितने साल की उम्र होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, योग्यता है 35 साल। ऊपर लिख दें 59।
देखो, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है ना, तो किसी संसद संसद का सदस्य कहो तो संसद के दोनों सदनों को देखा जाएगा, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी। दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, ना ही किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य होता है। विधानसभा कह लो या अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद, इनमें से किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो कंडीशंस हैं ऑफिस की, शर्तें हैं इसमें, राष्ट्रपति पद की शर्तें कह सकते हो, कंडीशंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 59 में डिस्क्राइब किया गया कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह राज्य किसी भी राज्य के विधानसभा या विधान परिषद, विधानमंडल कह लो, उसका सदस्य नहीं होगा। ठीक, राष्ट्रपति। और 60 नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 60 बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने एक अनुसूची पढ़ी थी, अनुसूची 3, क्या था इसमें बताओ, पढ़ चुके हो आप? ट्रिक बताई थी, इमोलुमेशन, शपथ, है ना? तो शपथें दी गई थी इसमें, लेकिन अगर आपने बड़े ध्यान से देखा तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र नहीं था। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का कोई भी जिक्र नहीं। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो आर्टिकल 60 के अनुसार लेता है। यहाँ राष्ट्रपति का क्या होगा, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में होती है, ना कि अनुसूची 3। बाकी सभी जो संघीय पदाधिकारी हैं, अन्य मंत्रीगण है, प्रधानमंत्री है, न्यायाधीश है कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उन सभी शब्दों का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में वर्णित, जबकि राष्ट्रपति की शपथ अलग है, वो आर्टिकल 60 के तहत आती है। इस पॉइंट को याद रखना, वरना शपथ वाले कॉलम से आप लगा दो कि अनुसूची 3 में आएगी ना। राष्ट्रपति की शपथ किस आधार पे होती है, आर्टिकल 60 के अनुसार। ठीक, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। एक और आर्टिकल रह गया इसमें, आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब पद से अगर पहले ही हटाना हो उसको, उस पर महाभियोग प्रोसेस लगाई जा सकती है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहां से आया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रॉब्लम बताओगे, बता चुका हूं, किस स्रोत में जाओगे तो उसमें मिलेगा आपको। बताओ, चारों ऑप्शन है, कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, एक और रह गया है, बताओगे ढंग से, पढ़ो भाई। 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग दिया गया। ठीक, आर्टिकल नंबर 61। लेकिन ऐसे नहीं लगा सकते आप महाभियोग, अगर उसने संविधान के अनुसार कोई दुराचार किया है, मतलब कोई संवैधानिक प्रोसेस को डिसफॉलो किया है, तब उस पर महाभियोग की प्रोसेस लग सकती है। और ऐसी कोई भी प्रोसेस संसद के सदन में आएगी। अब किस सदन में आएगी, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का महाभियोग, तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति का महाभियोग स्टार्ट किया जा सकता है। जब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, तो जब उसके लिए जो महाभियोग के समकक्ष प्रोसेस है उसको सिर्फ राज्यसभा में ही जनरेट किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगाना है तो वो राज्यसभा में भी जनरेट हो सकता है, मतलब उसकी स्टार्टिंग राज्यसभा में भी हो सकती है और लोकसभा। अगर लोकसभा में हुई है तो दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, यानी राज्यसभा जांच करेगा, और यदि राज्यसभा में महाभियोग की प्रोसेस को पारित किया गया है, स्टार्ट किया गया है, तो जांच या न्यायिक समीक्षा लोकसभा करेगा। जबकि उपराष्ट्रपति के केस में सदैव जो इम्पीचमेंट के समकक्ष प्रोसेस है वो राज्यसभा में जनरेट कर सकते हैं, लोकसभा में उसका जनरेट नहीं किया जा सकता। लोकसभा सिर्फ उसको न्यायिक समीक्षा दे सकता है। ठीक, ये अंतर है राष्ट्रपति के महाभियोग और उपराष्ट्रपति के महाभियोग। इसकी प्रोसेस को किसी भी सदन में लागू किया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति के प्रोसेस को राज्यसभा में।
तो 5 वर्ष से पूर्व अगर हटाना हो तो महाभियोग प्रोसेस लगा सकते हैं। ये तो थे हमारे 52 से 61 तक। 50 एक बार फिर से रिकॉल करो। 52 में उसका पद है, 53 में कार्यपालिका का शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा कहा गया है। 54 में निर्वाचन मंडल की बात की गई। 55 में उसके मत, जो निर्वाचक मंडल होगा, जो मत देगा, वो मत क्या होगा, क्या प्रणाली होगी उसकी, तो अनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल मतलब एक में ही जोड़ा जाएगा, लेकिन वो संक्रमणीय होगा। जो मत होगा वो किसी एक व्यक्ति में ही जोड़ा जाएगा, किसी एक उम्मीदवार में ही जोड़ा जाएगा, लेकिन वो संक्रमणीय होगा, वो चेंज हो सकता है प्रेफरेंस के आधार पर। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आर्टिकल नंबर 55। 56 में उसका कार्यकाल है, 5 वर्ष का होगा, लेकिन यदि उत्तराधिकारी अवेलेबल नहीं है तो जब तक उत्तराधिकारी ना आ जाए तब तक वह कार्य अपना कार्यभार देखता रहेगा। हालांकि भारतीय संसदीय परंपरा अपना ली गई है। अब 1977 के बाद से हमने राष्ट्रपति को सिर्फ 5 साल के लिए रखा है। हम एग्जैक्ट डेट पर अपना दूसरा राष्ट्रपति चुन लेते हैं। जैसे ही वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है, हम उसी डेट को दूसरे राष्ट्रपति की शपथ दिला देते हैं। इस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने प्रोसेस की रखी है कि पहले ही चुनाव हो जाता है और जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा होता है उसी दिन नए राष्ट्रपति को शपथ दिला दी जाती है। और ये डेट है 25 जुलाई। 1977 के बाद से राष्ट्रपति का कार्यकाल 25 जुलाई को ही समाप्त हो रहा है और नया राष्ट्रपति का जो शपथ है वो 25 जुलाई को ही ली जा रही है। ठीक, इस प्रकार की हमने परंपरा बना ली है। हालांकि इसमें बदलाव संभव है, ये मैंडेटरी नहीं है। 25 जुलाई 2022 को हमको अगर यही परंपरा चलती रही तो अपना एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा, क्योंकि 2022 में चुनाव अमूमन ये होता है कि 20 जुलाई को रिजल्ट आ जाता है और 10 जुलाई के आसपास चुनाव की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। तो रामनाथ कोविंद है, उनका जो ऑफिस है वो 25 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ था और वो खत्म होगा 25 जुलाई 2022 को। और जो अभी तक कार्यप्रणाली रही है कि 25 जुलाई से पहले ही 10 जुलाई के आसपास पूरे चुनाव को स्टार्ट करा लिया जाता है और 20 तक, मतलब 20 को जो एक प्रोसेस अपना ली गई है, 20 को रिजल्ट आता है और 3-4 दिन रिजर्व रखे जाते हैं। यदि कोई डिस्प्यूट हो, कोई विवाद हो, तो फिर उसको इस रिजर्व डे में सुलझाया जा सके और कोशिश की जाती है कि 25 जुलाई को राष्ट्रपति को शपथ दिला दी जाए। 1970 के बाद से यही प्रणाली फॉलो होती आ रही है। इसमें कोई भी आगे पीछे अभी तक तो नहीं हुआ है। संभव है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 1970 के बाद से हमने यही प्रणाली को अपनाया हुआ है। तो ये था आपका कार्यकाल। 57 में दोबारा निर्वाचन बिल्कुल संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। 58 में उसकी योग्यताएं हैं, आयु 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, दिमाग से मानसिक रूप से रोगी ना हो, ऐसा कोई हो। पढ़ाई लिखाई में कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, बताओ भाई, हमारा राष्ट्रपति कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई है? कोई उसकी शैक्षणिक योग्यताओं में कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कितना पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक, लेकिन उसका स्वविवेक होना चाहिए। हम इस प्रकार से राष्ट्रपति चुनते आए। तो 59 में राष्ट्रपति की शर्तें हैं कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना तो संसद के किसी सदन का होगा, ना ही किसी भी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का। उसको लाभ का पद माना नहीं जाएगा और उसको रिजाइन देना पड़ेगा अगर है। 60 में शपथ है, बाकी सभी शपथों का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप आर्टिकल 60 में वर्णित है और 61 में उसका महाभियोग है। तो ये तो थे हमारे राष्ट्रपति, इसको नोट करो, नोट करना। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, तो कौन कौन अभी तक राष्ट्रपति के पद पर रहा है। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। इनका निर्वाचन पहली बार कब हुआ था? किस ईयर हुआ था? ईयर बता दो। 1949 में। राष्ट्रपति का पद आया था 24 जनवरी को 1950, है ना? लेकिन वो निर्वाचन नहीं था, वो चुनाव थोड़ी ना था। चुनाव था क्या वो? नहीं। तो जो पहला चुनाव हुआ राष्ट्रपति का हुआ 1952 में। तो पहली बार इनका निर्वाचन आया 1952। 1950 से 1952 तक ये मनोनीत रूप से राष्ट्रपति का कार्य करते रहे। ठीक। और ये कार्यकाल कब तक चलेगा? क्योंकि 5 साल का है, तो 1957 तक। और 1957 को जब पुनः चुनाव हुआ तो पुनः यही जीत कर आए। लगातार 2 टर्म है इनके, 1952 वाला जो 1957 को खत्म होगा, और 1957 वाला जो 1962 को खत्म। तो ये प्रथम राष्ट्रपति हैं। और इनका कार्यकाल अगर देखा जाएगा तो 2 टर्म में तो चुनकर आए, निर्वाचन तो 2 बार हुआ, लेकिन कार्यकाल अगर 2 टर्म के साथ से देखोगे तो 10 साल का हुआ, लेकिन पूरा कार्यकाल इनका 12 वर्षों का है। क्यों? क्योंकि 1950 से ये लगातार राष्ट्रपति के पोस्ट पर थे, तो सबसे लंबा कार्यकाल है इनका। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। इनका निर्वाचन किस ईयर हुआ होगा? 1962 में। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे 1950 से ही 1962 तक। उपराष्ट्रपति की लिस्ट में अगर सबसे बड़ा कार्यकाल पूछे तो राधाकृष्णन का, क्योंकि जब ये राष्ट्रपति बने तो ये उपराष्ट्रपति बने, और जब तक इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला 1962 तक, तब तक ये उपराष्ट्रपति रहे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और सबसे लंबा कार्यकाल। हालांकि 2 टर्म का कार्यकाल है इनका, लेकिन 2 टर्म का एक और कार्यकाल है उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का, 10 साल का उनका भी। लेकिन चूंकि ये 1950 से ही काम कर रहे थे, इसलिए इनका कार्यकाल सबसे लंबा है। इन्हीं के नाम पर क्या मनाया जाता है जन्म दिवस पर? बताइए। खेल दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, इन्हीं के नाम से। ठीक है। तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। निर्वाचन कब हुआ? 1900। इनके नाम से आप समझ सकते हो कि ये क्या थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। और अभी तक हमने 3 पढ़ लिए हैं। देखो, इन्होंने भी अपने पूरे कार्यकाल किए हैं, 52 से 57 तक, 57 से 62 तक। 62 से जब ये नए चुने गए तो कब तक रहे होंगे? 67 तक। लेकिन इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। बीच में पद पर रहते हुए, पद पर होते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई। तो ये पहले राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए एक्सपायर कर गए। एक और राष्ट्रपति हुए भारत के, अभी नहीं बता रहे वो। चौथा बीबी गिरी। तो बेसिकली तो इनका जो कार्यकाल था वो 72 में समाप्त होना था, लेकिन मृत्यु हो गई बीच में, तो नया निर्वाचन हुआ 1969। बीबी गिरी। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति थे। ठीक। और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने होंगे? नहीं बने होंगे, क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको कौन फुलफिल करेगा कार्यवाहक के तौर पर? उपराष्ट्रपति। तो जिस टाइम पर डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उस टाइम पर बीबी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति।
तो इनकी मृत्यु होने पर वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल भी देखा है। और चूंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति सिर्फ 6 महीने तक काम कर सकता है, 6 महीने के अंदर एक नया चुनाव हो जाना चाहिए और राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए, पूर्णकालिक राष्ट्रपति मिल जाना चाहिए। तो जब चुनाव अनाउंस किया गया तो इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये स्वयं राष्ट्रपति चौथे नंबर पे तभी तो बने होंगे जब चुन के आए, जीत कर आए होंगे चुनाव। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और स्वयं चुनाव में जाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और इस स्थिति में राष्ट्रपति तो पहले ही मृत्यु प्राप्त हो गया, उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति का। तो उस स्थिति में न तो राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, और उस टाइम पर जब ये व्यवस्था आ जाए कि ना राष्ट्रपति रहे ना उपराष्ट्रपति रहे, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन जो काम होगा वो कौन देखेगा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम जो भी न्यायाधीश। तो उस टाइम पर भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, वो एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम देखा है। क्यों देखा उसका अर्थ समझ गए? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो जो उपराष्ट्रपति है बीबी गिरी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन चूंकि वो अगले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहते थे तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और उस स्थिति में दोनों पोस्ट वैकेंट हो गई। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम के मोहम्मद हिदायतुल्ला, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कामकाज संभाला है। एक बार सिर्फ मुख्य न्यायाधीश ने कामकाज देखा है, मोहम्मद हिदायतुल्ला, नाम याद रखना है। और बीबी गिरी के बारे में पॉइंट ये है कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं और पूर्णकालिक राष्ट्रपति भी रहे। ठीक, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कब आएगा निर्वाचन? देखो 69 में चुने गए बीबी गिरी, तो इनका आएगा 1970, 4 साल 5 साल और जोड़ो इसमें, तो 1974 में। कब तक होना चाहिए था इनका? 79 तक। लेकिन ये भी राष्ट्रपति के पोस्ट पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त कर गए, मतलब इनकी भी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ही हुई है। तो इस वजह से इनका भी कार्यकाल अधूरा है, इनका भी कार्यकाल। और भारत में 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई। याद करने का तरीका ये है, अभी तक जो आपने 5 पढ़े हैं उनमें 2 ही नाम है जो मुस्लिम हैं। तो शुरुआत के जो मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वो दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति के पद को पूरा नहीं, कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए हैं, पद पर रहते हुए हुई उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, 2 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। हालांकि इनके बारे में एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो कि 1974 में आए हैं और भारत में आपातकाल किस सन में लगा? 75 में। तो यही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया, क्योंकि आपातकाल लगाने की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। आपातकाल लगाया, ये पॉइंट पूछा गया किसी एग्जाम में, ये आपातकाल लगाने वाले राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। 6वें राष्ट्रपति हैं नीलम एन, लिख दिया मैंने, संजीव रेड्डी। और इनका जो मनोनयन है, फिर इनकी जो शपथ है वो 25 जुलाई 1977 को है। तो यहाँ से 74 से अगर 5 साल जोड़ते तो 79 में खत्म होता, लेकिन बीच में मृत्यु हो गई इनकी और चुनाव हुआ और नए राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी चुने गए। तो उनकी शपथ कब हुई? 25 जुलाई को। और तब से लेकर आज तक 25 जुलाई को ही प्रत्येक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है और उसी दिन दूसरा राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेता, मतलब 5 साल से एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है। 56 में जो एक कार्यकाल का डिस्कशन दिया गया है उसके तहत 5 साल के बाद भी राष्ट्रपति काम कर सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि प्रोसेस इस तरह की बना ली गई है कि अगला राष्ट्रपति एग्जैक्ट 25 जुलाई को 5 वर्ष के बाद शपथ ले लेगा। और इसी के तहत 25 और इनका कार्यकाल समाप्त कब होगा? आप कार्यकाल पूरा लिख सकते हो आप। 25/7/1970 को शपथ ली, तब से स्टार्ट होगा तो खत्म को होगा
7/82 को, और उसी दिन शपथ हो जाएगी अगले राष्ट्रपति की। और इनके बारे में पॉइंट क्या है? सबसे युवा राष्ट्रपति, यानी सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे ये। निर्विरोध अर्थ समझते हो? निर्विरोध जानते हो? जिसके विरोध ना हो, जिसका कोई मतलब जिसके सामने कोई दूसरा उम्मीदवार ना खड़ा हो। चुनाव तो अनाउंस किया जाएगा लेकिन वोटिंग नहीं करवाई जाएगी। फिर अगर निर्विरोध चुना जाए तो फिर वोटिंग नहीं होगी, है ना? क्यों? जैसे मान लो प्रधानी का चुनाव आया तो चुनाव अनाउंस हो गया, ठीक। अब प्रधानी के चुनाव में उम्मीदवार मान लो एक ही व्यक्ति है, तो उसने अगर एक ही व्यक्ति उम्मीदवार बना, कोई और फाइल ही नहीं किया अपना पर्चा, तो फिर दूसरा व्यक्ति नहीं है। अगर ऑप्शन भी दिया जाएगा जनता को, तो ऑप्शन क्या दिया जाएगा? वही एकमात्र ऑप्शन है। तो उस स्थिति में वोटिंग नहीं होगी। उसको क्या कहेंगे हम? तो इनके अगेंस्ट में कोई नहीं खड़ा हुआ था, ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। 7वां आर वेंकट रमन। नाम क्या है? सॉरी, 7वें आर वेंकट रमन नहीं, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कब आएगा इनका मनो शपथ? अब मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, आप डेट समझ जाओ। 25 जुलाई 1982। पहले सिख राष्ट्रपति हैं ये, पहले सिख राष्ट्रपति हैं। एक डाक संशोधन अधिनियम था, उस पर पॉकेट बीटों का इस्तेमाल करने वाले पूछा गया कुछ किसी कंपटीशन में क्वेश्चन ये कि पॉकेट बीटों का इस्तेमाल करने वाले जो डाक अधिनियम है उस पर पॉकेट बीटों का इस्तेमाल कौन सा राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट बीटों को हम जीवो विकेट बीटो भी कहते हैं। उसका उपयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, जो पहले सिख राष्ट्रपति। 82 में इनका शपथ है। आर वेंकट रमन, कब शपथ होगा इनका? 9वें नंबर पे शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा 92 में, और 10वें नंबर पे के आर नारायण। इन सभी लोगों को अगर एक साथ देखा जाए तो ये उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है। के आर नारायण 1997 में चुने गए होंगे 2002 तक, और 11वें नंबर पे 2002 में कौन आए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये किस फील्ड से संबंधित थे? कौन थे ये? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। 2002 में आए, वैज्ञानिक थे, याद रखना इस पॉइंट को। ऊपर लिख देता हूँ। 12वें राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कब आई? डेट वही 25 जुलाई, डेट नहीं बोलनी आपको। 2007 में पहली प्रथम, अच्छा प्रथम भी और एकमात्र भी, अभी तक कोई दूसरा बना ही नहीं। प्रथम महिला जो राष्ट्रपति के पोस्ट तक पहुंची है। 13वां पोस्ट किसने ऑक्युपाइड किया? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे 2012 में, ठीक है। 2012 के बाद जो 14वें नंबर पे राष्ट्रपति हैं, हालांकि कार्यकाल के दौरान देखा जाएगा तो 15 में हो जाएंगे, क्योंकि पहले नंबर पे जो लिखा था वो 2 बार कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। कार्यकाल 15वां है, राष्ट्रपति नंबर कौन से हैं? 14वें। क्या नाम है? रामनाथ कोविंद। 2022 हो गया, इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। हमको 25 जुलाई 2022 को हो सकता है दूसरा राष्ट्रपति, अगला राष्ट्रपति देखने को मिल जाए, जो परंपरा रहेगी। तो इतने राष्ट्रपति हो चुके हैं। आपको नाम याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबा कार्यकाल, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के पोस्ट पर रहते हुए
मृत्यु जिनकी हो गई वो 2 हैं। देखो 3 ही मुस्लिम हुए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर एपीजे। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम? अबुल पाक फजल नहीं, अबुल फजल चला गया अकबर तक, इतना पुराना नहीं है ये। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये पूरा नाम है इनका। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं, जिनमें से जो शुरुआत के 2 हैं वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ठीक, राष्ट्रपति के पद पर होते हुए जिनकी मृत्यु हुई। नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति हैं और निर्विरोध भी चुने गए, और तब से लेकर एक क्रम बन गया 25 जुलाई वाला। ठीक, अभी तक 1970 के बाद से पूरा 5-5 साल का कार्यकाल रहा है सभी का। ये तीनों लोग उपराष्ट्रपति रहे हैं, ये साइंटिस्ट रहे हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला, हालांकि प्रथम महिला कैंडिडेट जो थी वो इनके चुनाव में उतरी थी। लक्ष्मी सहगल, हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, जो आईएनए की पूर्व महिला कमांडर भी रहे। तो हिस्ट्री नहीं आएगी सुपर टेट में। एपीजे अब्दुल कलाम के चुनाव में खड़ी होने वाली, इनके अगस्त में खड़ी होने वाली थी लक्ष्मी सहगल, जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी होने वाली पहली महिला है। हालांकि उनको वजह नहीं प्राप्त हुई, वरना आप इस नाम की जगह उनका नाम पढ़ रहे होते, और फिर वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होती। लेकिन उनके इस प्रयास के बाद जो अगली राष्ट्रपति बनी वो प्रतिभा पाटिल बनी। लक्ष्मी सहगल के बारे में हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, उसकी जो महिला टुकड़ी थी, उनकी वो कमांडर रही थी। 2012 में उनकी मृत्यु हुई, 2002 में वो इनके अगेंस्ट में खड़ी हुई। प्रतिभा पाटिल 2007 में पहली महिला राष्ट्रपति और एकमात्र अभी तक। प्रणब मुखर्जी आपको पता है वित्त मंत्री रहे, और रामनाथ कोविंद ये बिहार के, उससे पहले क्या थे, राज्यपाल थे। तो ये पूरा टॉपिक था आपका राष्ट्रपति। आज इतना ही कराएंगे, ठीक। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।